ये कहानी एक ऐसे वाक़ये पर मबनी है जो 1996 में पेश आया था और 2015 में इस बारे में एक फ़िल्म भी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है एवरेस्ट। इस फ़िल्म में बस सच्चाई को दिखाया गया है कि इस दौरान क्या हुआ था, कैसे इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह तक नहीं करता। 1953 में एडमंड हिलरे एंड तेनजिंग नोर्गे पहले तो ऐसे इंसान थे जो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े। इसके बाद बहुत कम ऐसे लोग थे जो एवरेस्ट पे चढ़े, क्योंकि एवरेस्ट पे चढ़ने का मतलब मौत है। 1992 में रॉब हॉल नाम के एक आदमी ने इसे अपना बिजनेस बना लिया और इसने लोगों की एवरेस्ट पे ले जाने का काम शुरू कर दिया और अगले 4 सालों में वो 19 लोगों को बिना किसी हादसे के एवरेस्ट पे ले गया। सन 1996 में रॉब एक और टीम को एवरेस्ट पे ले जाने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले रॉब की बीवी बोलती है कि जल्दी वापस आना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। रॉब बोलता है कि मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता और वो अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। तारीख होती है 30 मार्च 1996। बहुत सारे मुसाफिर नेपाल पहुंचते हैं। रॉब हॉल की कंपनी का नाम होता है एडवेंचर कंसल्टेंट्स और रॉब की टीम के साथ कई लोग होते हैं, जिसमें बैग, डग, जॉन और भी कई लोग होते हैं। कुल मिलाकर 13 लोगों की टीम होती है। इनका पूरा सफर 40 दिनों का है और इन्हें 10 जून की दोपहर तक एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचना होता है। काठमांडू से पूरी टीम हेलीकॉप्टर पे 9,383 फुट ऊंचाई पर लुकला पर पहुंचती है। इसके बाद वो सब वहां से पैदल आगे जाते हैं और 17,006 फुट की ऊंचाई पर बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई मुल्कों के अलग अलग लोग होते हैं जो सभी अलग अलग कंपनी के साथ एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं। 23 अप्रैल को ये पूरी टीम 21,300 फुट की ऊंचाई तक चढ़ जाती है और यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है। यहाँ पर एक कैंप होता है जहाँ पे ये सब लोग रुकते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। दरअसल जो कंपनी इन्हें एवरेस्ट पे ले जा रही होती है, उन्होंने अलग अलग चोटियों पे मुसाफिरों के लिए कैंप लगाए होते हैं ताकि इन्हें आराम मिल सके। अब यहाँ से आगे का सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब ऑक्सीजन कम हो रही है। पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी होती है। ये वो जगह है जहाँ पे अब बादलों के साथ रहते हैं। यहाँ पर सभी मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए सभी कंपनीज ने मिलकर रस्सियां लगाई होती हैं ताकि मुसाफिर ऊपर चढ़ सकें, क्योंकि बिना रस्सियों के आम आदमी एवरेस्ट चढ़ नहीं सकता। फिर भी ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ का मौसम ऑक्सीजन की कमी अपने आप ही इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मारना शुरू कर देती है। अब ये सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे पहाड़ चढ़ते हुए इन्हें बहुत ही परेशानी हो रही होती है। इन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही होती है। फिर भी ये सब आगे बढ़ते रहते हैं और 24,000 फुट ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अब नीचे कैंप से हिलन, जो कि रॉब की टीम में होती है, रॉब को मौसम के बारे में बताती है कि मौसम तेजी से बदल रहा है और मौसम ने अपना रास्ता बदल लिया है और अगर ये उत्तर की तरफ नहीं गया तो तारीख बहुत बर्बादी लाएगी। रॉब बोलता है कि यहाँ कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना रास्ता खुद बनाते हैं और ये वहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ हवा बहुत तेज होती है और एक एक कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इन सब की कहीं ना कहीं एक जिद है कि इन्हें ये कर दिखाना है, इसीलिए लगातार बढ़ते रहते हैं और ये अपने अगले कैंप पर, जो कि 26,085 फुट की ऊंचाई पर है, वहाँ पहुंच जाते हैं। और इस ऊंचाई पर मौसम बहुत खराब होता है और यहाँ पर सब ये तय करते हैं कि अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब मौत। लेकिन जुम्मे के दिन 10 मई को मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है। तूफान का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता और रात को 12:30 बजे ये सब ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं और यहाँ से शिखर पर पहुंचने का रास्ता 12 घंटे का है और ये सब इस उम्मीद से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि कुछ ही घंटों में ये अपने ख्वाब को पूरा कर लेंगे। इसके बाद ये 27,600 किलोमीटर पर पहुंच जाते हैं। वक्त होता है सुबह के 4:39 का। यहाँ पर इनकी टीम में एक आदमी होता है जिसका नाम बैग होता है। इसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि कुछ ही साल पहले इसकी आंखों की सर्जरी हुई थी। रोब इसे बोलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर तुम ठीक महसूस करो तो आधे घंटे बाद तुम भी आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम्हें अपना सफर यहीं खत्म करना होगा। अब बाकी लोग जब आगे पहुंचे तो देखते हैं कि ऊपर रस्सियां नहीं होती और ये अब यहाँ पर रस्सियां बांधना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बगैर रस्सियों के ये एक कदम भी ऊपर नहीं चढ़ सकते। और यहाँ से 3 लोग वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज होती हैं, बहुत ठंड होती है और इनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए अब मंजिल के बहुत करीब होने के बावजूद अब ये रिस्क नहीं लेना चाहते, वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर एवरेस्ट के पहाड़ पर बहुत गहरी गहरी बर्फ की दरारें होती हैं, जिनकी तह भी नहीं दिखती और इन्हीं दरारों में गिरकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए बिना रस्सियों के, बिना सेफ्टी के ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अब इनकी पूरी टीम जिस जगह पर होती है, ये 28,740 फुट की ऊंचाई पर है और जब लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो इनको हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया जिसमें गर्मी लगती है, जुबान लड़खड़ाती है और गुस्सा भी आता है। ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाता है। जैसे जैसे लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं इन्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे दिमाग में सूजन आना, फेफड़ों में पानी भर जाना, और ये सब मौत की वजह से होता है। अब ये रस्सियां लगा लेते हैं और पहाड़ पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन सब की हालत खराब हो चुकी है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, बस एक जज्बा है जिसकी वजह से सब आगे बढ़ रहे हैं। और दोपहर 1:14 पर ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कर दिखाया होता है जो कि करना चाहते हैं। रोब और उसकी टीम बहुत खुश होती है और कुछ ही देर में ये वापस लौटने का फैसला करते हैं। प्लान के हिसाब से इन्हें 2 बजे तक वापस लौटना चाहिए, पर ये सब लेट हो जाते हैं और पहाड़ों पर बादल मंडराना शुरू हो जाते हैं और इन सब से सांस भी नहीं ली जा रही होती, क्योंकि सबका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। लोग बताता है कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और जितने भी ये एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे हैं अब ये सब वापस लौटना शुरू कर देते हैं और ये लौटना शुरू भी करते हैं। अभी थोड़ा सा नीचे ही आए होते हैं, तभी वहाँ पर इन्हीं की टीम का एक आदमी जिसका नाम डग होता है वो आ रहा होता है। रोब उसे मना करता है, पर वो कहता है कि अगर वो आज ऊपर नहीं गया तो वो दोबारा कभी नहीं आ पाएगा और रोब उसे बड़ी मुश्किल से ऊपर ले जाता है।
डग की हालत खराब होती है पर वो एवरेस्ट की शिखर तक पहुंच जाता है और जब वो वहां से नीचे उतरना शुरू करता है तो डग की हालत खराब हो चुकी होती है। वो लगभग बेहोशी की हालत में होता है और अब दोनों ऊपर फंस चुके होते हैं। रोब की टीम रोब को वापस आने के लिए बोलती है पर रोब मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं डग को छोड़कर नहीं आऊंगा, ये एक इंसानी जिंदगी का सवाल है, और वो रस्सियों के सहारे बड़ी मुश्किल से डग को नीचे उतारने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर बहुत जोर से तूफान शुरू हो जाता है। रोब डग को बहुत मुश्किल से एक जगह छोड़कर ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहा होता है तो वो डग को बोलता है कि तुम यहाँ से हिलना मत, लेकिन डग का दिमाग पूरी तरह से सुन हो चुका है और डग वो भी उसके पीछे आने लगता है। ये बात रोब को नहीं मालूम होती और डग खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर रोब भी बुरी तरह से थक चुका है और वो वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पर इसका एक साथी आ जाता है जिसे ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर मिला होता है और वो रोब को ऑक्सीजन देता है और वो दोनों तूफान में नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं जो ऊपर फंसे हुए होते हैं और तूफान बढ़ता ही जा रहा होता है। अब ये रात के 3 बजे होते हैं और नीचे कैंप से इन्हें बताया जाता है कि उनकी मदद के लिए लोगों को इनके पास भेजा जा रहा है, पर वो तभी वहाँ पर आ सकते हैं जब तूफान रुकेगा। और ऊपर लोग तूफान से, ठंड से और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे होते हैं। अब सुबह के 5 बजे होते हैं और आज दिन होता है 11 मई का। रोब के साथ जो उसका दूसरा साथी होता है, ठंड और थकान की वजह से ऊंचाई पर इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब रोब खुद बेहोशी की हालत में होता है तो इसका साथी अपनी जैकेट उतार देता है और बोलता है कि बहुत गर्मी हो रही है और पहाड़ से नीचे स्लाइड कर जाता है। अब तक इनका कैंप से पूरी तरह से रास्ता टूट चुका है और जब तूफान बंद हो जाता है तभी रोब का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसके हाथ पाँव जम चुके हैं। वो इन्हें बताता है कि मुझे मदद चाहिए और मेरा साथी मर चुका है। लोग रोब को बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह नीचे आना होगा क्योंकि वहाँ पर ऊपर अभी भी बहुत तेज हवाएं होती हैं, पर रोब बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा और इसके बाद इनका कनेक्शन कट जाता है। अब नीचे इनकी टीम बोलती है कि रोब की वाइफ को कॉल लगाओ और इसका फोन सैटेलाइट फोन के पास रखो, इससे अपनी वाइफ की आवाज सुनकर हिम्मत मिलेगी। और वो ऐसे ही करते हैं। वो रोब और उसकी वाइफ की बात करवाते हैं। रोब की वाइफ बोलती है कि तुम्हें चलते रहना होगा, कुछ ही देर में धूप निकल आएगी, बस तुम किसी भी तरह से नीचे आ जाओ। रोब को वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत तेज होती हैं और बिना ऑक्सीजन के सांस लेने में काफी तकलीफ भी हो रही होती है। रोब बोलता है कि मेरे हाथ पांव जम चुके हैं और इसकी बीवी बोलती है कि तुम्हें चलना होगा, सिर्फ ब्लड सर्कुलेट होगा, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। और इसके बाद रोब वहां से उठने की कोशिश करता है और जो लोग रोब को ऊपर बचाने गए होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि वहां पर हवाएं बहुत तेज होती हैं और इन्हें वापस लौटना पड़ता है। रोब को बताया जाता है कि जो लोग तुम्हारी मदद के लिए आ रहे थे वो तेज हवाओं की वजह से वापस लौट चुके हैं। रोब बोलता है कि मुझे एक और रात यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि वो अकेला वहाँ से नहीं निकल सकता। वहीं रोब की वाइफ को बहुत परेशानी होती है और वो बोलती है कि मुझे रोब से बात करनी है। वो रोब से बोलती है कि तुम्हें घर आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रोब अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं सारा से नहीं मिल पाऊंगा। इसकी वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो एक लड़की होती है और रोब ने पहले इसका नाम सारा रख दिया होता है। रोब बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि रोब समझ जाता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता और ये उसका आखिरी वक्त है। रोब की वाइफ बोलती है कि ऐसा मत कहो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। रोब बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद इनका डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैग जैसे दिखने में परेशानी हो रही होती है। वो नीचे उतरने वाले लोगों के साथ कुछ नीचे की तरफ आ चुका होता है, पर रात को तूफान में सब लोग वहां से जा चुके होते हैं और जो भी वहां बचते हैं वो सब मर चुके होते हैं, पर बैग अभी भी जिंदा होता है। इसको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है, इसे अपनी बीवी और बच्चे दिखते हैं और वो पूरी हिम्मत से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और वो नीचे कैंप तक पहुंच जाता है जहाँ पर और भी लोग होते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है और अगर उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिली, उसे नीचे नहीं लाया गया तो वो मर जाएगा। और जब ये बात उसकी फैमिली को पता चलती है तो बैग की वाइफ बोलती है कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम मैं करूंगी। हेलन जो कि रोब की टीम में होती है वो बोलती है कि ऊपर हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, वो हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। पर बैग की वाइफ नेपाल में जो अमेरिकन एम्बेसी होती है वहाँ कॉल करती है और वो इन्हें बैग की मदद के लिए प्रेशराइज करती है और वो बैग के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो हेलीकॉप्टर की मदद से बैग को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ रोब वहाँ से नीचे आ पाता और वो इन्हें पहाड़ों में हमेशा के लिए रह जाता है और दूसरी तरफ रोब वहाँ से नीचे नहीं आ पाता और वो इन्हीं पहाड़ों में हमेशा के लिए रह जाता है और वो सब मर जाते हैं। वो बैग को नीचे ले आते हैं, वहाँ इसका इलाज होता है, पर हाथों और नाक का खून जमने की वजह से वो गल गए होते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ और नाक काटने पड़ते हैं। लेकिन बैग की फैमिली इसका साथ देती है और आज भी वो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ रहता है। जुलाई 1996 में रोब की बेटी पैदा होती है जिसका नाम रोब की बीवी सारा रखती है, जैसे कि रोब चाहता है। तो ये था 1996 का वो दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की जान गई थी।